नमस्कार छात्रों। आज मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आज मैं किस विषय को पढ़ाने वाला हूँ और किस विषय के किस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो छात्रों, आज मैं आप सबको मैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए एक आधुनिक पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आधुनिक आलोचना के प्रमुख वाद में मैं आपको आज बिंबवाद पढ़ाऊंगा। बिंबवाद जो है यह एक तरह की प्रतिछाया है। बिंब यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बिंब प्लस वाद से। बिंब का अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की प्रतीक-छाया। जैसे आप सब हैं तो आप सब जब कैमरे में या ऐनक में, दर्पण में अपने रूप को देखते हैं तो आपकी प्रतिछाया, आपकी तरह हूबहू चेहरा दर्पण में दिखाई देता है, शीशे में दिखाई देता है। वो जो शीशे में दिखाई देने वाली प्रतिछाया है वही बिंब कहलाती है। साहित्य के क्षेत्र में भी बिंबवाद की प्रवृत्ति बहुत तेजी से पनपी है और बिंबवाद के संदर्भ में विद्वानों ने भी अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। बिंबवाद एक प्रकार का शब्द चित्र होता है जिसमें रंग और रेखाओं के अतिरिक्त अक्षरों के माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को, कवि अपनी बातों को स्पष्ट करता है। देखिए, जो चित्र होता है वो क्या करता है, वह रंग एक स्पष्ट चित्र बनाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये चित्र बनाया और हमने ऐसा चित्र बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसे मिला दिया, फिर इसके बाद हमने इसे इस तरह से मिला दिया और इस तरह से मिला दिया। फिर इसके बाद हमने चिड़िया के रूप का बिंब, प्रतिबिंब बना दिया और ये देखिए इस तरह से हमारा जो चित्र है वो तैयार हो गया, ठीक है छात्रों। तो ये जो प्रवृत्ति है, हमने चिड़िया नहीं बनाई है, हमने क्या बनाई है, चिड़िया की प्रतीक-छाया बनाई है कि चिड़िया आखिरकार होती कैसे है। प्रतीक-छाया ही बिंब कहलाती है। साहित्य के क्षेत्र में भी इसी तरह की प्रवृत्ति को लेकर जब रचनाएं लिखी या पढ़ी जाती हैं या उनका गान किया जाता है तो वो प्रतीक-छाया होती है। जैसे रामचरितमानस किसी ने लिख दिया है तो राम के चरित्र पर रामचरितमानस का अनुकरण करके आगे जितने लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं उसमें कहीं न कहीं तुलसीदास जी के रामचरितमानस का बिंब है। तो बिंबवाद इसी तरह का होता है। बिंब शब्द मैंने आपको पूर्व में बताया कि बिंब और वाद से बना है। बिंब ऐसा होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की प्रतीक-छाया होती है। वाद क्या है, वाद का अर्थ होता है सिद्धांत, अर्थात ऐसे सिद्धांत जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अनुकरण करते हुए उसकी छाया को लेकर साहित्य में प्रणीत किया जाए, वह सिद्धांत बिंबवादी सिद्धांत कहलाता है। अब यह हिंदी साहित्य में कैसे अवतरित हुआ है, अंग्रेजी में एक शब्द है इमेज। अंग्रेजी के इमेज के पर्याय के रूप में यह हिंदी में आया है। अंग्रेजी में इमेज से तात्पर्य लगाया जाता है किसी भी वस्तु की अनुकृति, किसी भी वस्तु का अनुकरण। जैसे मान लीजिए हम आजकल मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में कैमरा होता है, एक पीछे का कैमरा, एक सामने का कैमरा। तो सामने वाले कैमरे में हम अपनी प्रतीक-छाया देखते हैं। फिर कई दिनों बाद, जैसे मान लीजिए हमने 10 वर्ष पहले जो प्रतीक-छाया खींची थी अपने मोबाइल में या फोटोग्राफी के माध्यम से हमने अपना फोटो खिंचवाया था, जब हम उस चित्र को देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि जब मैं 10 साल का था या 15 साल का था तो इस तरह से दिखता था। तो वो जो व्यक्ति की प्रतीक-छाया होती है वही बिंब कहलाती है, वही इमेज कहलाती है। तो इमेज धीरे धीरे विकसित होकर के अंग्रेजी साहित्य से फ्रेंच में, फ्रेंच से भारत के बंगाली साहित्य में आया और बंगाली साहित्य के अनुकरण पर हिंदी साहित्य में यह बिंबवादी साहित्य अवतरित हुआ है।
तो आधुनिक समय में बिंबवादी जो सिद्धांत है, बिंबवादी सिद्धांत अंग्रेजी के अनुकरण पर आया हुआ है, किंतु ऐसा नहीं है कि यह अंग्रेजी सिद्धांत की मूल भावना है। इससे पूर्व आप देखते हैं कि रामायण जो है, रामायण का अनुवाद करके तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं। तो जो रामायण का मूल दर्पण, मूल भावना छिप करके रामचरितमानस में आई है, वह क्या है? बिंबवाद है। उधर के बिंबवाद में, पाश्चात्य के बिंबवाद में, पाश्चात्य के इमेज में और भारत के बिंबवाद में बहुत सारा अंतर है। किंतु यदि आधुनिक परिप्रेक्ष्य अर्थात आधुनिक साहित्य में जब हम देखने लगेंगे, तो आधुनिक साहित्य में इसी तरह की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे एक पंक्ति लिखी है किसी कवि ने कि पुरातनता का वह निर्मोह, पुरातनता का वह निर्मोह सहन करती न प्रकृति एक पल। पुरातनता का वह निर्मोह सहन करती न प्रकृति एक पल। तो देखिए छात्रों, ये जो बात है कि पुरातनता का वह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, ये जो बात कही गई है, यह पूर्णतः इसी बिंबवाद पर चोट करती है, बिंबवाद का समर्थन करती है कि जैसे पुरानी चीजों को यदि पुराने रूप में व्यक्त किया जाएगा तो व्यक्ति उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा। जैसे अगर जो पाठ्यक्रम हमारे पिताजी ने पढ़ा, हम भी वही पाठ्यक्रम पढ़ते, तो क्या हम इस तरह से आधुनिक हो पाते? क्या? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तो इस प्रवृत्ति को, यदि प्रवृत्ति का अनुकरण हमें करना है तो बिंब रूप में, यदि हम आज रामायण पढ़ेंगे या रामायण का अनुकरण हम करने जब चलेंगे, तो रामायण में नई चीजों की प्रवृत्ति आनी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर रामचरितमानस, अगर रामायण का अनुवाद हिंदी में न हुआ होता तो क्या राम कथा इतनी प्रचलित होती जितनी आज है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग कम हो चुकी है और हिंदी का विस्तार लगभग पूरे भारत में है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी विकसित हो चुकी है। तो जिस कारण से कि आज के समय में यदि रामचरितमानस हिंदी में न उपलब्ध होता, राम कथा हिंदी में न उपलब्ध होती, उसी रामायण के रूप में होती, तो वह उतनी चर्चित न हो पाती। इसी बात का समर्थन बिंबवाद करता है। बिंबवाद ये कहता है कि पुरानी जो चीजें हैं उनको आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था पाठ्यक्रम की बात, तो पाठ्यक्रम की बात पर भी आप देखते हैं कि आपके पिताजी ने जो पढ़ा, तो उस समय कंप्यूटर इत्यादि के चैप्टर्स नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर हमें उतना नहीं पढ़ाया जाता था, तो अन्य विषयों पर जोर दिया जाता था। किंतु आज के समय में कंप्यूटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। पहले शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय आर्ट का बहुत बड़ा महत्व था कि पहले लोगों को शिक्षित किया जाए, वो लक्ष्य था पूरे देश का कि शिक्षित किया जाए। फिर उसके बाद क्या लक्ष्य हुआ, जब 1970-75 के आसपास ये हुआ कि रोजगार परक शिक्षा दी जाए, तो रोजगार परक पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। फिर इसके बाद क्या प्रवृत्ति आई कि वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए, तो बीकॉम, बीसीए और बीबीए इत्यादि जैसे कोर्स आए। फिर इसके बाद ये हुआ प्रशिक्षणात्मक कोर्स पर बढ़ावा दिया जाए, जैसे बीटीसी, बीएड इत्यादि के जो कोर्स आए हैं। ये जो कोर्स हैं इनमें नवीनता का भान है। अब अगर वही प्रवृत्ति आज भी होती कि जो आर्ट 1947 में चल रहा था, उसी तरह के आर्ट पर आज के पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते, तो क्या बालक उतने अच्छे से पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता। अब एक और मैं आपको बिंबवाद का उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा कि मैंने ये जो पंक्ति लिखी है, पुरातनता का वह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, कि पुरानी ही बात को अगर ले लीजिए, तो जब हमारे पिताजी इत्यादि पढ़ते थे तो उस समय परीक्षाएं होती थी, एमए की ही परीक्षाएं होती थी, तो केवल 5 प्रश्न आते थे। 5 प्रश्नों को ही बालक हमेशा लिखा करता था। अब विस्तृत उत्तर ही 5 प्रश्न होते थे,
तो उसे बालक के मन मस्तिष्क की स्थिति का पता नहीं चल पाता था कि बालक कितना ज़्यादा विकसित है अथवा नहीं विकसित है। जिनकी राइटिंग इत्यादि सबल होती थी, अच्छी राइटिंग होती थी, वो नंबर पा जाते थे। जब बिंबवाद साहित्य में अवतरित हुआ तो उस समय एक नई चीज ये आई कि प्रश्न पत्र के पैटर्न पर ध्यान दिया गया। अब बिंबवाद के अंतर्गत ही बिंबवाद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंकने के कई माध्यम हैं। उदाहरण के रूप में पहला तो व्यक्तित्व को मापने का, सबसे व्यक्तित्व के मूल्यांकन का पहला जो कारक है वो क्या है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है कि किसी भी बात पर विस्तृत उत्तर बच्चों से पूछे जाएं, प्रश्न पूछे जाएं और बालक परीक्षाओं में उनका उत्तर दें। फिर इसके बाद दूसरी बात यह है कि जब थोड़ी सभ्यता विकसित हुई, पाठ्यक्रम विकसित हुए, तो ये हुआ कि विस्तृत उत्तरीय में जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, वो अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो अपेक्षाकृत विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बाद छोटे प्रश्न बनाए गए जिन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहा गया। फिर इसके बाद तीसरे तरह की प्रवृत्ति साहित्य में ऐसी अवतरित हुई कि लघु उत्तरीय प्रश्नों से भी बालक के व्यक्तित्व का और उसकी योग्यता का अंकन उतने अच्छे से नहीं हो पाता था, क्योंकि समस्या अभी बनी हुई थी कि राइटिंग अगर बालक की नहीं सही है तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर वह अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो अब क्या हुआ कि पहली बात तो ये आई कि पाठ्यक्रम, अब किताबें खूब मोटी मोटी होती थी, अब उनमें से अगर 5 क्वेश्चन दे दिए गए तो 5 क्वेश्चन बालक कहीं न कहीं कोट कर लेता था कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। जैसे मैंने आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाया, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ही आपने सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, टीएस इलियट के काव्य सिद्धांतों को पढ़ा है, तो आप ये कोट कर लेते थे कि एक प्लेटो से अवश्य पूछा जाएगा, एक अरस्तु से अवश्य पूछा जाएगा। तो प्लेटो अरस्तु को आपने याद किया, टीएस इलियट और फिर इसके बाद लोंजाइनस को नहीं पढ़ा, तो 2 में ही आपका काम हो जाता था। विस्तृत उत्तरीय में अब 5 थे, 5 में से एक प्रश्न पूछा गया, आप पता लगा सकते थे कि प्लेटो या अरस्तु से पूछेगा और 3 को नहीं पढ़ते थे। लघु उत्तरीय में ये हुआ कि सबसे बनते थे प्रश्न, लेकिन छोटे छोटे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, अब जब 2 ढंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें 2 बिंदुओं पर प्रश्न बनते थे कि अब हुआ क्या कि जो 5 विस्तृत उत्तरीय पूछे जा रहे थे, अब ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 2 हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 7 हो गई। इस तरह की प्रवृत्ति आई। किंतु ये हुआ कि पाठ्यक्रम से, पूरे पाठ्यक्रम को यदि हम पढ़ने चल रहे हैं तो केवल 9 प्रश्न ही हमारे व्यक्तित्व का अंकन करेंगे। ये कहाँ का नियम है? कहाँ से व्यक्तित्व, यदि बालक पढ़ने में तेज है, उसकी राइटिंग इत्यादि सही नहीं है, तो या उसने जो पढ़ा है वह परीक्षा में नहीं आया, तो बालक कम नंबर पाता था। तो बाद में विद्वानों ने ये निर्धारित किया कि पूरे पाठ्यक्रम का बच्चा यदि अध्ययन करे तो उसके लिए नए तरह के प्रश्नों का पैटर्न बनाना होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाया जाने लगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाए जाने लगे। अब ये क्या हुआ कि अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मैं आपको एक आधार बता रहा हूँ, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1 आए, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 आए, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 पूछे जाने लगे। फिर इससे क्या हुआ कि पाठ्यक्रम पूरा कवर हो जाता था। किंतु अब परीक्षाओं में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, बालक किसी न किसी बहाने आपस में उत्तर पूछ लिया करते थे। कितनी भी रोक लगाई गई, लेकिन कहीं न कहीं नकल की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब सभ्यता विकसित हुई तो बिंबवाद के प्रभाव स्वरूप अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने लगे। वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसमें क्या होता था कि बहुविकल्पी में एक प्रश्न होता था, उसके 4 उत्तर होते हैं,
और ये उत्तर, अब इनमें से बालक को चयन करना है कि कौन सा सही उत्तर है अथवा कौन सा सही नहीं है। तो अब इन चारों के आधार पर जब परीक्षाएं कराई जाने लगी तो बालक के लिए पढ़ना अनिवार्य हो गया। अर्थात सभ्यता जैसे जैसे विकसित हुई, बिंबवाद यह कहता है कि हमेशा पुरातनता का वह निर्मोह अर्थात पुरानी चीजों से जो मोह है वह हमें छोड़ना होगा, और प्रकृति कभी भी पुरातनता का सहन एक बार नहीं करती, एक पल भी नहीं करती, पुरानी चीजों को छोड़ती रहती है और नई चीजों को धारण करती रहती है। तो जब सभ्यता पनपी और शिक्षा का विस्तार हुआ तो पहले विस्तृत उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर अति लघु उत्तरी, फिर बहुविकल्पी प्रश्न आए। किंतु अब यहाँ भी वही प्रश्न था। बहुविकल्पी में कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो तीव्र बुद्धि वाले होते थे, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी बहुविकल्पी प्रश्नों में। अब क्या किया जाए? तो हुआ क्या कि एक लिखित प्रश्न पत्र कराया जाता था और एक बहुविकल्पी कराया जाने लगा। फिर इसके बाद भी इसमें त्रुटियां थी कि बालक का मस्तिष्क बहुत अच्छा है किंतु वह परीक्षाओं में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो एक नया पैटर्न चला, वो जो साक्षात्कार या इंटरव्यू का, साक्षात्कार की प्रवृत्ति परीक्षाओं में लाई गई। यह क्यों लाई गई? बिंबवाद के प्रभाव स्वरूप लाई गई कि पुरानी चीजों का आकलन करके नई चीजों को प्रेषित करना। अब जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बिंबवाद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतीक छाया आनी चाहिए। विस्तृत उत्तरी की प्रतीक छाया लघु उत्तरी प्रश्न में थी। अब विस्तृत उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न एक तो थे नहीं, विस्तृत उत्तरी बहुत बड़ा होता था किंतु लघु उत्तरी उससे छोटा हुआ। अब लघु उत्तरी प्रश्न की प्रतीक छाया अति लघु उत्तरी हुई। अति लघु उत्तरी, अब आप उसे लघु उत्तरी तो नहीं कर सकते, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की प्रतीक छाया बहुविकल्पी प्रश्न हुए। बहुविकल्पी प्रश्नों को ही साक्षात्कार में पूछा जाता है, पर उनकी परिस्थिति और प्रवृत्ति में नूतनता का समावेश होता है। बिंबवाद भी हूबहू यही बातें कहता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको इस तरह से एक प्रश्न इस पर बिंबवाद पर यह बताया गया है, पूछा जा सकता है आपसे कि बिंबवाद के अनुसार मूल्यांकन के कितने रूप होते हैं? तो मूल्यांकन के 5 रूप होते हैं, 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं मूल्यांकन के। पहला विस्तृत, दूसरा लघु, तीसरा अति लघु, चौथा बहुविकल्पी, पांचवा वाइवा लेकर, साक्षात्कार लेकर। जैसा कि आपका पेपर भी 5 है, 4 आपका लिखित पेपर होता है और एक वाइवा होता है। तो उसी तरह से बिंबवाद यदि आप उसी तरह से आपस में मैच कराएंगे तो मैचिंग के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बिंबवाद भी 5 बातों पर जोर देता है प्रतीक छाया पर। अर्थात आपके व्यक्तित्व का आकलन करना हो तो बिंबवाद आपके लिए बड़ी ही सहायता कर सकता है। अब बिंबवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। बिंबवाद के प्रवर्तक हैं टी.ई. ह्यूम। प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम इसके माने जाते हैं प्रवर्तक, और इनकी पुस्तक का नाम है स्पेकुलिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने बिंबवादी संबंधी विचारों को दिया है। स्पेक्यूलेशंस, सॉरी ये गलती हो गई, स्पेक्यूलेशंस, इनकी पुस्तक का नाम स्पेक्यूलेशंस है, जिसमें इन्होंने बिंबवाद के संदर्भ में प्रथम अवधारणा अपनी व्यक्त की है। अब भारत के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने बिंबवाद का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बिंबवाद के प्रवर्तक
प्रवर्तक एफ फ्लिंट माने जाते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक एफ फ्लिंट को माना है। एफ फ्लिंट ने इस बिंबवादी सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। अब बिंबवाद रिचर्ड इसके प्रचारकों में कई विद्वानों का नाम लिया जाता है, जैसे एडिसन, मॉरिसन, टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड, रिचर्ड एलिंगटन आदि। इन लोगों ने बिंबवाद का प्रचार प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिंबवाद की अब मैं आपसे परिभाषा बताना चाहूंगा कि बिंबवाद की परिभाषा क्या है। आपसे यदि पूछा जाता है कि बिंबवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो टी.ई. ह्यूम। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बिंबवाद से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है, तो स्पेक्यूलेशंस है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो एफ.एस. फ्लिंट को उन्होंने बिंबवाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। बिंबवाद के उन्नायकों में टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड, रिचर्ड एलिंगटन आदि का नाम लिया जाता है। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बिंबवाद किसका पर्याय है, तो मैंने आपको बताया कि इमेज का पर्याय बिंब है और इमेजिज्म शब्द से बिंबवाद की उत्पत्ति हुई है। बिंबवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, बिंब और वाद। बिंब अर्थात प्रतीक छाया, वाद अर्थात सिद्धांत किसी भी वस्तु या स्थान की प्रतीक छाया को प्रतीक छाया के संदर्भ में दिए जाने वाले सिद्धांत को बिंबवादी सिद्धांत कहते हैं। अब बिंबवाद की अब देखिए छात्रों, अब मैं आपको इसकी परिभाषा के संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि बिंबवाद के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो हमेशा से श्रेयस्कर सिद्ध हुई हैं। और विद्वानों की जो भी परिभाषाएं हैं वो अपने दृष्टिकोण को लेकर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की भी परिभाषा गलत है। तो मैं आपसे कुछ विद्वानों की परिभाषाएं, बिंबवाद से संबंधित परिभाषाएं की चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले विद्वान हैं कॉलरिज। वो बताते हैं कि बिंबवाद एक प्रकार से इंद्रिय चित्र है जो कवि के भावावेग को पाठक तक संप्रेषित करता है। क्या है? इंद्रिय चित्र है, चित्र है जो कवि के भावावेश को पाठक तक संप्रेषित करता है। इन बिंबवाद क्या है? यह एक इंद्रिय जनित चित्र है। अब इंद्रियां क्या हैं जो ये बताते हैं कॉलरिज? कॉलरिज ये कहते हैं कि यह इंद्रिय चित्र है। तो आप अगर ध्यान देंगे छात्रों, तो इंद्रियां किन्हें कहते हैं? जो व्यक्ति को छूती हैं या व्यक्ति का साक्षात अनुभव कराती हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। त्वचा से तात्पर्य अगर हम ये कहें कि केवल हमारा हाथ त्वचा है तो नहीं, जिससे हम किसी को छू सकते हैं। अब जैसे हम पैर से भी किसी को छू सकते हैं, तो वो भी तो हमारी त्वचा हो गई, अर्थात चमड़ा जहाँ तक है। जैसे ये है कि सर्फ हमारे बगल से हमारे पैर पर चढ़कर आगे निकल गया, तो भी तो वो हमारी त्वचा हुई। हमारे हाथ के पास से होकर निकल गया। जैसे भ्रमर है, भौरा है, हमारे कान के पास से होकर गुजर जाता है, हमारे बाल को छू लेता है, तो हमें अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो व्यक्ति के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। आँख, देख करके जिसे आप पहचान सकें, कान
जिसे आप सुन सकें। जैसे मान लीजिए आपके 1 किलोमीटर दूरी पर अगर कोई ब्लास्ट हुआ है या 1 किलोमीटर दूरी पर पटाखा जलाया गया है, तो आप उसकी आवाज़ से ये अनुभव कर लेते हैं ये पटाखा जला है, बंदूक चली है, या कोई पेड़ गिरा है, या किसी का घर गिरा है, या बिजली कड़की है। ये आप अपने कान से सुन करके बता सकते हैं। फिर इसके बाद नाक से, कभी कभी जिनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते उन्हें नाक से सूंघ कर पता करते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हो गई या मेवा पकवान कहीं बन रहा है, आप उसके बगल से जाइए तो आपकी नाक में सुगंध आ जाएगा। तो वो जो सुगंध होगी वो आपकी त्वचा ने, आपकी इंद्री ने वो अनुभव किया सुगंध, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होगा। जो भोजन महक रहा होता है आप सुन कर कहते हैं कि अरे बहुत ही महक रहा होगा। अगर किसी ने परफ्यूम लगा रखा है तो आप ये कहते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। जीभ जीभ क्या पता करती है? टेस्ट पता करती है। जब आप कुछ चीज खाते हैं तो आप बता सकते हैं कि यह स्वादिष्ट है अथवा नहीं स्वादिष्ट है, क्योंकि आधी अधूरी बात जब इन पांचों को साक्षात अनुभव हो जाता है तभी बिंबवाद सही रूप में सामने आ पाता है। ऐसा कॉलरिज कहता है। त्वचा हाथ से छू कर, अब जैसे एक बच्चा है, अलग अलग आदमी थे, एक के आंख पर पट्टी बंधी थी, उसने हाथी के पैरों को छुआ तो उसने कहा कि जिस तरह से मोटा सा पेड़ होता है उस तरह से हाथी होता है। फिर एक व्यक्ति था जिसके पास हाथ नहीं थे, उसने आंख से हाथी को देखा तो उसने कहा कि उसकी लंबी सूंड होती है, वह बहुत विशाल जानवर होता है। तीसरा व्यक्ति था, वह आंख भी नहीं देख पाता था और उसके हाथ पैर भी नहीं थे। तो हाथी ने जब चिल्लाया तो हाथी की आवाज सुनकर वो ये बताया कि हाथी की आवाज बहुत तीक्ष्ण कोट की होती है, बहुत ज्यादा तेज आवाज करता है। तो अलग अलग व्यक्तियों ने हाथी के बारे में अलग अलग बातें बताई। तो इंद्रियां जो होती हैं यही 5 होती हैं। अलग अलग व्यक्ति एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग बातें कह सकता है। यह बिंबवाद की परिभाषा कॉलरिज कहते हैं कि कवि अब उस हाथी के बारे में कैसा इंद्रिय चित्र प्रस्तुत करेगा वो पाठक के ऊपर निर्भर करता है कि कवि जिस तरह का भावावेश पाठक तक संप्रेषित करता है, जिस तरह की इंद्रिय जनित भावावेश को पाठक तक वह संप्रेषित करता है वही बिंबवाद कहलाता है, कॉलरिज ये कहते हैं। फिर इसके बाद अगले विचारक हैं लेविस। लेविस कहते हैं द पोएटिक इमेज इज अ मोर और लेस सेंसियस पिक्चर इन द वर्ल्ड टू सम डिग्री met optical with on under note of the same human emotion in its context, but also charged with and releasing into the reader a special poetic emotion or passion। यहाँ पर लेविस भी लगभग सेम परिभाषा नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर वो बताते हैं कि जो बिंब होता है वो क्या है, इमोशन और पैशन। इमोशन यानी भावात्मक और पैशन अर्थात व्यक्ति जो चाहता है। लेविस ये बताते हैं, लेविस के अनुसार भावना और रुचि इमोशन और पैशन की भावना और रुचि के अनुसार व्यक्ति काव्य सर्जन करता है, काव्य निर्माण करता है। वह जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति बिंब कहलाती है, अर्थात अपनी भावना के अनुसार, जैसे कवि है तो अपनी भावना के अनुसार जिस काव्य को लिख दिया, यदि पाठक की उसमें रुचि है तो वह पूरी रचना का अध्ययन करेगा, पूरे पाठ को पढ़ेगा, और यदि उसकी रुचि नहीं है तो वह उस पाठ के अध्ययन में कहीं न कहीं रुकावट, अर्थात वह पूरी रचना को नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर लेविस ये बताते हैं कि भावना और रुचि का साक्षात संप्रेषण ही
बिंब है। फिर इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र हैं, नगेंद्र ये बताते हैं कि आज के युग में अपनी भावनाओं, रुचियों, संप्रेषणीयताओं का इंद्रिय जनित सुंदरता के साथ मेल कराना ही बिंबवाद है। उदाहरण के रूप में जैसे यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा को प्रेम का प्रतीक या रात का प्रतीक माना जाता है। बिंब अर्थात भावानुभूति जिस तरह की हो उस तरह के बिंब का निर्माण होता है। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये प्रवृत्ति लाई गई है कि चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है, कमल के फूल को शांति का प्रतीक माना गया है, जैसे लाल रंग को खतरे का प्रतीक माना गया है, बिंब माना गया है। ये जो स्थिति है इसी की चर्चा डॉक्टर नगेंद्र करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बिंबवाद के कार्य प्रयोजन के बारे में बताना चाहूंगा कि बिंबवाद का प्रयोजन साहित्य में क्यों हुआ है। अब देखिए, प्रयोजन अर्थात कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को करने के पीछे हमारा कोई न कोई लक्ष्य होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास का अध्ययन कर रहे हैं तो आपका भी तो अनुभव है कि यदि हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब भी देखिए हिंदी के संदर्भ में आप किसी भी इंटरव्यू इत्यादि में जाते हैं तो प्रायः सभी विद्वान पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर ही प्रश्न करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का उतना उत्कृष्ट विवेचन कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता है। वह केवल आपको यहाँ मिलेगा और मेरे द्वारा ही आपको मिलेगा। तो वो जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपका कोई न कोई प्रयोजन है। तो बिंबवाद का प्रयोजन मैं बताऊंगा। अब जैसे हम किसी भी बात का वर्णन कर रहे हैं, बच्चों के सामने यदि हम 60 साल के बूढ़े की कहानी सुनाएंगे तो क्या बच्चा सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। हमें उसे यदि शिक्षा देनी है तो उस कहानी में बालक के रूप को आना चाहिए। जैसे कहानी लिखी जा रही है तो राजा के संदर्भ में यदि कहानी है तो बालक को यदि आपको ज्ञान कराना है तो उसमें राजा के राजकुमार का वर्णन करना चाहिए। तब बालक अपने बिंब को देख पाएगा और तब वह उस रचना को पढ़ेगा। अब जैसे हम युवा के बारे में बताना, कवि युवा के बारे में वर्णन कर रहा है तो उसका इस तरह से वर्णन करे कि प्रत्येक युवा को वह बातें समझ में आनी चाहिए। इस तरह की बात बिंबवाद कहता है। ये प्रयोजन है इसका, क्योंकि बिंबवाद का किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना हेतु कोई किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। पागल भी व्यक्ति है तो यदि आप देखते हैं कि वो जमीन पर बैठकर कुछ घास उखाड़ रहा है, घास तोड़ रहा है, तो आप उससे पूछेंगे क्यों तोड़ रहे हो, तो वो बताएगा इसके अंदर मैंने पैसा बोया था वही निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ इसलिए तोड़ रहा हूँ। तो जब आप इस तरह से उससे पूछेंगे तो पागल आदमी भी तो घास उखाड़ने के पीछे उसका कोई न कोई प्रयोजन है। उसी तरह से बिंबवाद को साहित्य में प्रदर्शित करने का प्रयोजन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। यदि हमें अपने राजा से संतुष्टता नहीं प्राप्त है, हम अपने राजा से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए कि हमारा प्रधानमंत्री हमें रोजगार नहीं दे पा रहा है, तो हम तो ये कह नहीं सकते कि हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है या हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कार्य किया है। हम उसकी आलोचना बिंबों को लेकर प्रस्तुत करेंगे कि जिस तरह का अगर हमें आलोचना करनी है तो हम भगवान से किसी ईश्वर की अनुकृति को लेकर कि जब रावण ने अत्याचार शुरू किया था तो भगवान श्री राम ने जन्म दिया,
और भगवान श्री राम ने जन्म लिया और जन्म लेकर रावण का अंत करके जनता में सुख का भान फैलाया। उसी तरह से अब इस सरकार का भी अंत होने वाला है। सरकार के संदर्भ में आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिंब इसी बात का समर्थन करता है। बिंब क्या कहता है कि किसी भी बात को व्यक्त करना है तो सीधे सीधे नहीं करके बिंबात्मक भाव में। आप देखते हैं जब हमारा देश गुलाम था तो इतने कवि हुए जैसे प्रेमचंद इत्यादि थे, तो उनकी रचना जब सोजे वतन जब्त कर ली गई तो सोजे वतन के बाद उन्होंने पंच परमेश्वर इत्यादि से लेकर लास्ट कहानी कफन तक उन्होंने तत्कालीन समय की जमींदारी व्यवस्था, अंग्रेजों की व्यवस्था की खूब आलोचना की, लेकिन फिर कभी नहीं उनकी रचना पर बैन लगाया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि बिंबों को वो अच्छी तरह से समझने लगे थे कि यदि हम सीधा सीधा कोई भी बात कहेंगे तो हमें जेल में डाला जा सकता है। यदि हम सीधे सीधे कोई बात नहीं कह करके बिंब प्रतिबिंब भाव को लेकर व्यक्त करेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी और हमारे ऊपर किसी भी तरह की आंच नहीं आ सकती है। तो बिंबवाद का साहित्य के उदय का कारण भी हूबहू यही था। अब इसके बाद मैं बिंब के आवश्यक गुणों की चर्चा करना चाहूंगा आपसे। बिंब के आवश्यक गुण। बिंब जो होता है यह बहुत ही सरल, सहज और प्रवाहमयी होता है। यह अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को अपने रूप में ढाल सकता है। तो पहला गुण क्या है? आवश्यकता अनुसार भावाभिव्यंजना करने की प्रवृत्ति। भावाभिव्यंजना प्रकट करना। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वह अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकता है। अब दूसरा इसका क्या गुण है? विषयानुकूलता। विषयानुकूलता अर्थात विषय के अनुसार, जिस विषय का वह वर्णन कर रहा है बिंबवादी साहित्यकार, वह विषय के अनुरूप किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी उदाहरण आसानी से व्यक्त कर सकता है। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि इसी तरह की स्थिति आनी चाहिए। जैसा कि लेविस ने कहा भी है कि द गुड राइटर डज नॉट इमेज लूजली, अर्थात कि जो लेखक होता है वह कभी भी अपने लेखन में विषयानुकूल प्रवृत्ति का हनन नहीं करता। वह विषय को लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। फिर इसके बाद तीसरा इसका गुण क्या है कि यह पुरातनता में नवीनता की खोज करता है। जो बिंबवादी साहित्य है पुरानी चीजों में नवीनता के गुणों का समावेश करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, नवीनता के गुणों को खोजता रहता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि संस्कृत में जब पंचतंत्र था तो उसका हिंदी में अनुवाद हुआ, विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके पाठक के सामने प्रस्तुत किया गया जिससे कि वह आज के परिप्रेक्ष्य में समझ सके पाठक। अब जैसे तत्काल उस समय में पंचतंत्र के समय में हाथी घोड़ों का दान दिया जाता था, तो आज क्या कहा जाता है? उन कहानियों को यदि प्रकट करना है, हाथी घोड़ों की जगह मोटर गाड़ियों का वर्णन कर दिया जाता है कि अर्थात वर्तमान और नए संदर्भों पर यह जोर देता है बिंबवाद। और अगली विशेषता यह है कि बिंबवाद ताजगी खोजता है। ठीक है, वह ताजगी और
रुचिकर बिंबवादी साहित्यकार ताजगी और रोचकता से परिपूर्ण बातों का वर्णन अपने साहित्य में, अपने काव्य में प्रस्तुत करता है। फिर इसके बाद अगली विशेषता बिंब की है कि वह कृति में मौलिकता लाता है। बिंबवाद की जो कृति होती है वह मौलिक होती है, उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव तो ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन वो जो भाव होते हैं वो पूर्णतः नवीन होते हैं, मौलिक होते हैं, लेखक के स्वयं की उद्भावना होती है। अब पुरानी चीजों में जैसे उपमा अलंकार के संदर्भ में चंद्रमा शीतलता की उपमा हो गई, तो आज का जो कवि है वह किस तरह से वह शीतलता का प्रतीक बर्फ को मानता है। ये बिंब प्रतिबिंब भाव आया कि ठंडी चीजों को वो बताने लगा। अब जैसे लौकी है तो लौकी को शीतलता का प्रतीक मानकर, बिंब मान करके काव्य में व्यक्त करता है। इस तरह से बिंबवाद के 5 ये आवश्यक गुण हैं। फिर इसके बाद मैं आपसे बिंब के भेदों की चर्चा करूंगा कि बिंब के कितने भेद हैं और वो किस प्रकार के भेद हैं, उनमें क्या क्या स्थिति है, उस पर मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वो बिंब के कौन कौन से आखिरकार भेद हैं। देखिए, एक विद्वान है रॉबिन स्केल्टन, इसने बिंब का संरचना के आधार पर 7 भेद किया है। संरचना के आधार पर 7 भेद। आधार पर इसके 7 भेदों की चर्चा वह रॉबिन स्केल्टन करता है। पहला बिंब है सरल बिंब। फिर इसके बाद तो देखिए छात्रों, बिंबवाद का संरचना के आधार पर 7 भेद किया गया है। वो क्या क्या है? सरल बिंब, भावातीत बिंब, आशु बिंब, विकीर्ण बिंब, अमूर्त बिंब, संयुक्त बिंब और संकुल बिंब। इस तरह से जो 7 भेद हैं इसके, वो कैसे हैं मैं वो आपको बताना चाहूंगा। सरल बिंब ऐसे होते हैं जो अपेक्षाकृत साधारण शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे नीला, पीला, सफेद। अब जैसे अगर इसे वह सरल बिंब को यदि नीला कहना है तो वह डायरेक्टली उसका किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहा है, तो व्यक्ति का शरीर नील वर्ण था। और अगर वही कुछ सरल बिंब के बजाय यदि उसे व्यक्त करना हो, यदि अमूर्त बिंब में जाकर व्यक्त करना होगा तो श्याम वर्ण का है। अब श्याम का अर्थ होता है नीला ही, पर आप अब ये सोचेंगे कि सांवला, काला, आप अंतर नहीं व्यक्त कर पाएंगे। सरल बिंब में एकदम सीधी सीधी बात की गई होती है, वो ऐसे बिंब होते हैं। भावातीत कैसे बिंब होते हैं? ये ऐसे बिंब होते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करने वाले होते हैं, जैसे सत्य, असत्य, सत्य, असत्य, विजय आदि, विजय पराजय। ये जो भावनाओं को लेकर बातें, व्यक्ति सुख दुख, ये भी आप इसी में व्यक्त कर सकते हैं। आशु बिंब, अब तीसरे प्रकार का बिंब आशु बिंब है। आशु बिंब कैसा होता है? जैसे आप प्रतीक छाया के बारे में मैं आपसे बता रहा था, तो उसमें जैसे तारों का चमकना, झलमल झलमल, अब तारे ही चमक रहे हैं तो आप कहते हैं कि तारे स्वर्ण कलर के चमक रहे हैं, लेकिन इसमें झलमल झलमल, टलमल, चकाचौंध इत्यादि, जहां के बारे में सीधे सीधे बात न कह करके घुमा फिरा करके बात, अब जैसे झिलमिला रहा है, वह क्या है?
तो आप कहेंगे कि वह तारा है, तारा टिमटिमाता है, तारा झिलमिलाता है। फिर इसके बाद अगला क्या है? अगला है विकीर्ण बिंब। विकीर्ण बिंब कैसा बिंब होता है? यह ऐसा बिंब होता है जो संगठन को लेकर चलता है, जैसे गोष्ठी, सम्मेलन। अब सम्मेलन कह दिया गया तो आप सोचेंगे किसका सम्मेलन है? कवि ने सम्मेलन लिख लिया कि उस स्थान पर सम्मेलन हो रहा था और वहां हमने इस बात को देखा। तो पाठक की आकांक्षा जगती है कि किस तरह के सम्मेलन में कवि गया था कि उसे इस बात का भान हुआ। तो आप आगे कहानी पढ़ते हैं तब वो बताता है कि वहाँ कवियों का सम्मेलन था, वैज्ञानिकों का सम्मेलन था, कि किसका सम्मेलन था? गोष्ठी। अब गोष्ठी जो होती है, कहीं पंचायत के रूप में गोष्ठी एकत्रित की जाती है, कहीं विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी एक विषय पर, जैसे मान लीजिए बाल गंगाधर तिलक पर गोष्ठी एकत्रित की जाती है उनके जन्म दिवस पर। तो वो गोष्ठी और सम्मेलन में केवल इतना अंतर है कि गोष्ठी जो होती है, गोष्ठी में विषय पहले से ही निर्धारित होता है और सम्मेलन में विषय का निर्धारण हो ऐसा संभव नहीं है। अमूर्त बिंब कैसे होते हैं? वो ऐसे बिंब होते हैं जो सामाजिक बदलाव के प्रतीक होते हैं। जैसे आप देखते हैं लाल क्रांति, सफेद क्रांति, हरित क्रांति आदि। अब ये किस तरह से अमूर्त बिंब है? हरित क्रांति कह दी गई तो यहाँ आप सोचेंगे हरे रंग की क्या क्रांति हो सकती है, लेकिन क्रांति किसकी हुई? खेती की क्रांति हुई। लाल क्रांति क्यों हुई? ये आपके मन में आकांक्षा जगती है। सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन को लेकर हुई। इस तरह की आकांक्षा आपके मन में जागृत हुई रहती है। तो उसे समझने के लिए अमूर्त बिंबों का सहारा कवि लेता है ताकि पाठक के अंदर जिज्ञासा जगाई जा सके, पाठक ध्यान से रचनाओं को पढ़ता रहे। अगला बिंब क्या है? संयुक्त बिंब है। संयुक्त बिंब ऐसा होता है जिसमें सभी तरह के संगठन की बात कही जाती है, जैसे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। अब जैसे ऐसा इलाका जहाँ फूल ही फूल हो, जैसे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर फूलों का पूरा एक तरह से फूलों का ही पहाड़ होता है। वह जो पहाड़ होता है उसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। दर्रे की घाटी, बर्फ की घाटी, मौत की घाटी, रेगिस्तान की घाटी, बालू की घाटी। जो घाटी आप संयुक्त बिंब में, अब जैसे दो बिंबों को जब मिला दिया जाता है, जैसे सत्य सनातन, जैसे सत्य की विजय होती है, तो आप देखिए ये दो बिंब जब आपस में जुड़ रहे हैं तो वहां पर संयुक्त बिंब कहा जाता है। फिर इसके बाद संकुल बिंब कैसे बिंब होते हैं? ये ऐसे बिंब होते हैं जो हमेशा व्यक्ति की प्रवृत्ति और भावनाओं को एक अलग रूप देते हैं। उदाहरण के रूप में संकुल बिंब ऐसे बिंब होते हैं जैसे नए होते हैं। जैसे आप कहेंगे गोरे रंग का कौन सा बिंब है? गोरा रंग, यह नया बिंब है। बिजली या बर्फ के समान गोरा रंग जिसका हो उसका स्वरूप बर्फ के समान है, तो वो जो नए बिंब होते हैं उन्हें संकुल बिंब कहा जाता है। अब इसके बाद बिंब की इंद्रिय गम्यता के आधार पर, ये देखिए संरचना के आधार पर भेद था, अब इंद्रिय के आधार पर बिंब के भेद। इंद्रिय के आधार पर
भेद। तो इंद्रिय के आधार पर बिंब के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक इंद्रिय बिंब और दूसरा मानक बिंब। इंद्रिय बिंब और दूसरा मानक बिंब। इंद्रिय बिंब ऐसे बिंब होते हैं जो मैंने आपसे चर्चा भी की, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और मानस बिंब ऐसे होते हैं जैसे जो व्यक्ति का विचार है। आप भाव बिंब और विचार बिंब को इस तरह से दो भागों में इसे बांट सकते हैं। तो देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इंद्रिय बिंब के कितने भेद होते हैं। तो इंद्रिय बिंब के 5 भेद होते हैं। घ्राण बिंब, त्वचा बिंब, त्वचा बिंब और कर्ण बिंब। फिर इसके बाद कर्ण बिंब के बाद इसके 2 भेद और हैं, उनके नाम हैं क्रिया बिंब और दृश्य बिंब। क्रिया बिंब और दृश्य बिंब। इस तरह से 5 भेद इंद्रिय बिंब के होते हैं। और मानस बिंब के भी 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं अब वो आपसे बताना चाहूंगा। पहला भेद है विचार बिंब और दूसरा है भाव बिंब। तो देखिए छात्रों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंद्रिय के आधार पर बिंब के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक इंद्रिय बिंब, दूसरा मानस बिंब। और इंद्रिय बिंब के 5 भेद होते हैं, घ्राण, त्वचा, कर्ण, क्रिया और दृश्य। और मानस बिंब के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक विचार बिंब और दूसरा भाव बिंब। इस तरह से मेरी तरफ से बिंबों के जितने भेद थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूंगा कि बिंब का महत्व क्या है, बिंब किस तरह से आवश्यक होता है व्यक्ति के लिए। अब देखिए छात्रों कि बिंबवाद की कई विशेषताएं हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकांशतः ये पूछी जाती रहती हैं और ये 4 नंबर में पूछा गया भी है। पिछली बार आया था कि बिंबवाद की क्या विशेषताएं हैं, विस्तार से चर्चा करिए। तो इसकी पहली ये विशेषता है कि बिंबवाद जो है वो कवि कल्पना का स्वाभाविक प्रमाण होता है। बिंबवाद कवि कल्पना का स्वाभाविक प्रमाण है। यानी कि कवि जो कल्पना करता है और उसमें कवि की स्वाभाविकता का और उसकी प्रवृत्ति की और कवि की जो भावना है वो साक्षात और मूर्त रूप में प्रकट होती है, मूर्त रूप में दिखाई देती है। कवि के मन मस्तिष्क में चलने वाली भावनाओं का अनुभव पाठक साक्षात कर लेता है। और इसकी दूसरी ये विशेषता है कि बिंब काव्यार्थ का स्पष्टीकरण होता है। काव्यार्थ का स्पष्टीकरण करता है। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि बिंबवाद ही ऐसा माध्यम है जिसमें किसी बात को समझाने के लिए आप तरह तरह का उदाहरण दे सकते हैं। कवि तरह तरह का उदाहरण दे सकता है, अर्थात काव्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कवि जिसका सहारा लेता है वह बिंब होता है। कवि के स्पष्टीकरण में जो सहायता प्रदान करता है वह क्या है? वह बिंब होता है। फिर इसके बाद तीसरी बिंब की विशेषता है कि काव्य की गहराई का निर्धारण
बिंब करता है। अब देखिए, ये जो अगली विशेषता है बिंब की, वह यह है कि काव्य में कितनी गहराई है, कितनी ज्यादा सफलता या असफलता है काव्य की, उसका निर्धारण करने वाला कारक बिंब है। कैसे है? जैसे यदि पाठक काव्य को पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो वह जो पाठक है वह काव्य का पूरा आनंद उठाना चाहता है। उसके लिए कवि यदि अपनी कल्पना के माध्यम से काव्य की गहराइयों का वर्णन यदि किया है कवि ने, तो पाठक उस आनंद का अनुभव कर लेता है और काव्य को दीर्घ काल तक जीवित रहने का यश प्राप्त हो जाता है। तो बिंब इसमें भी सहायक होता है। चौथी विशेषता यह है कि यह अनेकार्थ की संभावनाएं उत्पन्न करता है। काव्य के अनेकार्थ की संभावनाएं उत्पन्न करता है। अगली जो विशेषता है बिंबवाद की, वह यह है कि काव्य को अनेक अर्थ देने का कार्य बिंब ही करता है। यदि पीताम्बर शब्द कर दिया गया तो कोई पीला वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति भी हो सकता है या भगवान श्री कृष्ण, इस तरह से दो अर्थ हो सकते हैं। तो बिंब उसमें भी सहायता प्रदान करता है। पांचवी विशेषता यह है कि बिंब काव्य की मौलिकता और नवीनता पर बल देता है। काव्य की मौलिकता और नवीनता पर बल देता है। फिर इसके बाद अगली विशेषता यह है इस बिंबवाद की, वो ये है कि बिंब काव्य भाषा और काव्यानुशासन से काव्य भाषा और काव्यानुशासन से काव्य को उत्कृष्ट बनाता है। अर्थात अपनी भाषा और भाव को लेकर काव्य की उत्कृष्टता और अनुत्कृष्टता को सिद्ध करता है। यह सिद्धांत, यह प्रवृत्ति काव्य के अनुशासन को उत्कृष्ट बनाती है। काव्य में कहीं भी दोष नहीं आने पाता, इस कारण से, बिंब के कारण से। इसके बाद अगली विशेषता इसकी है कि काव्यार्थ लगातार प्रवाहमयी बना रहता है। काव्य का अर्थ बिंब की सहायता से सर्वदा प्रवाहमयी बना रहता है। तो देखिए छात्रों, अगली विशेषता ये है कि काव्य का जो अर्थ होता है वह लगातार प्रवाहमय रहता है, उसमें प्रवाहमयता की कमी नहीं आने पाती। यदि बिंब काव्य में उपस्थित है तो कभी भी काव्य की प्रवाहमयता बिल्कुल भी कम नहीं होगी, सर्वत्र प्रवाहमयी और पाठक को प्रसाद गुण प्रदान करने वाला होगा। अगली विशेषता इसकी यह है कि अमूर्त को बिंब, अमूर्त काव्य को मूर्त रूप प्रदान करता है। ऐसा काव्य जो अमूर्त है, अर्थात उसकी कोई स्पष्ट विशेषता नहीं रही है, वह जो काव्य है उसे मूर्त रूप प्रदान करने वाला कारक बिंब होता है, मूर्त रूप प्रदान करता है। अगली विशेषता बिंब की यह है कि वह मानव मस्तिष्क के, वह कवि मस्तिष्क के
के विचारों को पाठक तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद अगली विशेषता इसकी यह है कि बिंब के द्वारा काव्य की चित्रमयता रमणीयता और विचारशीलता सर्वत्र रहती है। अर्थात ये बिंबवाद की 10 जो विशेषताएं हैं वो काव्य के विविध रूपों को और विविध तत्वों को अपने अपने ढंग से विस्तृत रूप प्रदान करती हैं और काव्य को एक सफल काव्य बनाने की ओर अग्रसर करती हैं। तो आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो प्रतीकवाद की चर्चा करेंगे और साहित्य के समाज शास्त्र की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, घर रहिए और अपने पेपर्स की आप तैयारी करते रहिए।